हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव, जो आपकी बुक है क्लास 11 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। उसमें जो चैप्टर है एग्जीक्यूटिव, उससे हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो एक बात इंपॉर्टेंट हम बताना कि ये लेक्चर सिर्फ 11 क्लास के लिए नहीं, जो लेक्चर है वो यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? लॉ को लागू करना और करवाना। जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो लॉ को लागू करते हैं, जो लेजिस्लेचर बनाती है, और लागू करवाती हैं। किन से करवाती है? जो ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं, जैसे आईएएस जो होते हैं, आईएएस आईपीएस, उनसे लागू करवाती हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर होती है, कार्यपालिका, लॉ को बनाती है वो, ठीक है। वो उन बनाए हुए लॉस को लागू करते हैं, ठीक है। मेन पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया इन हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो एग्जीक्यूटिव की मेन पावर है वो किसके हाथ में है? वो प्राइम मिनिस्टर है। सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव कौन है हमारे इंडिया के? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एंड मेन पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव इन यूएसए इन हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। जो यूएसए के जो एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। वेयर इज जर्मनी, इट इज हैंड ऑफ चांसलर। ये जर्मनी में कौन कौन होता है? चांसलर होता है। जैसे हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूएसए में प्रेसिडेंट होते हैं, जर्मनी में कौन होते हैं? वहाँ का चांसलर, ठीक है। हिटलर वाले चैप्टर में पढ़ाता हमने, ठीक है। चांसलर होता है वहाँ पे। सो वी कैन से दैट ऑफिशियल डेसिग्नेशन मतलब पद ऑफ एग्जीक्यूटिव इज वेरी कंट्री टू कंट्री। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। मतलब एग्जीक्यूटिव का पद कहीं पे प्रेसिडेंट होता है, कहीं पे प्राइम मिनिस्टर होता है, कहीं पे चांसलर होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डज नॉट लिमिट ओनली अप टू पॉलिटिकल, इट इज एक्सटेंडेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। जैसे हमने ऊपर बताया था, एग्जीक्यूटिव सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होता। जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या है हमारे? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। और जो आईएएस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव में आते हैं, कोई पॉलिटिकल नहीं है। वो वोट से चुन के नहीं गए हैं, वो खुद की मेहनत से खुद के एग्जाम पास कर गए हैं, ठीक है। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी एग्जीक्यूटिव है, और जो आईएएस आईपीएस होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ऐसे, वो वो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं। लेकिन वो कौन से एग्जीक्यूटिव होते हैं? वो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव के डिफरेंट टाइप क्या होते हैं? प्रेसिडेंट सिस्टम होता है, सेमी प्रेसिडेंटल सिस्टम होता है, और एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंटल में क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट होता है। जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल। दिस सिस्टम इन यूएसए। यानी जो यूएसए, ब्राज़ील जैसी कंट्रीज है, इनमें क्या होता है? इनमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जहाँ पे मेन पावर कौन किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट ही होता है, मतलब प्रेसिडेंट ही होता है। एक एक ही लोग होता है इसमें, एक ही क्या बोलूँ, एक इंसान होता है यहाँ पे, ठीक है। प्रेसिडेंट होता है वो, ठीक है। और पूरी पावर उसी के हाथ में होती है, ठीक है। और दूसरा सिस्टम है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी होगा और प्रेसिडेंट भी होगा। हैज़ बोथ पीएम एंड प्रेसिडेंट। अनलाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री में कौन होता है? यहाँ पे भी पीएम और प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन चलो ये बताएंगे अभी। इसमें समझो, अनलाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रेसिडेंट में पोसेस सिग्निफिकेंट डे टू डे पावर्स। यहाँ पे यानी जो सेमी प्रेसिडेंटल सिस्टम होता है, इसमें प्रेसिडेंट के पावर में इक्वल पावर होती है, इतनी जितनी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो मेन पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। प्रेसिडेंटल सिर्फ नॉमिनेशन कैंडिडेट की तरह काम करता है। यानी जैसे एक घर है मान लो, ठीक है। उसमें पापा हैं, पापा जी हैं, उनके बच्चे हैं, ठीक है। दादाजी हैं, दादाजी कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन होना हो, कुछ बात हो, तो उनसे सलाह ली जाएगी। कमा कर कौन ला रहे? पापा ला रहे हैं। लेकिन जो नॉमिनेशन हेड है, मतलब घर के मुखिया, घर को जिनसे पहचान मिलती हो, वो कौन है? वो कौन है? दादाजी हैं, यानी प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कौन हो गए? पापा हो गए। और ठीक ठीक है। और दादाजी कौन हो गए? प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होगी, कुछ लिमिट, मतलब कम पावर होती है कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पीएम एंड प्रेसिडेंट में बिलोंग टू एज वेल डिफरेंट पार्टी। जो पीएम और प्रेसिडेंट कौन होते हैं?
वो डिफरेंट पार्टी से भी हो सकते हैं और सेम पार्टी से हो सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, सेमी प्रेसिडेंट सिस्टम है जो चुनाव होता है प्रेसिडेंट का, साथ प्रेसिडेंट का प्राइम मिनिस्टर चूज करता है इसमें, ठीक है। शायद पक्का नहीं हूँ मैं, लेकिन बता दे रहा हूँ। तीसरा सिस्टम है और वो जो सेमी प्रेसिडेंट सिस्टम था वो कहाँ पे था, फ्रांस, रसिया और श्रीलंका में, ठीक है। ETC पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट। देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक प्राइम मिनिस्टर तो वही होगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ या तो प्रेसिडेंट हो सकता है, या किंग हो सकता है, या क्यून हो सकती है, या मोनार्च हो सकता है, यानी इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। तो हमारे इंडिया में कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रेसिडेंट है। इज द नॉमिनल हेड ऑफ रूल ऑफ प्रेसिडेंट इज प्राइमरली सेरिमोनियल, जैसे बताते दादाजी की तरह सेरिमोनियल है, यानी सेरिमनी क्या होती है, कार्यक्रम होता है, ठीक है। सेरिमनी मतलब कार्यक्रम, तो सेरिमोनियल टाइप होता है, ठीक है। दिस सिस्टम जैसे जर्मनी, इटली, जापान, यूके, पोर्तुगल, ठीक है, इन इन कंट्रीज में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेमी प्रेसिडेंटल एग्जीक्यूटिव इन श्रीलंका, जो श्रीलंका है उसमें सेमी प्रेसिडेंटल सिस्टम है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। अमेंडमेंट ऑफ 1978 सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंटी वाज इंट्रोड्यूस्ड, यानी जो श्रीलंका में 1978 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, एक मिनट, सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंटी वाज इंट्रोड्यूस्ड, यानी 1978 के अमेंडमेंट के तहत जो ये सिस्टम है श्रीलंका में लाया गया था, ठीक है। पीपल इलेक्ट प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इलेक्ट PM। देखिए यहाँ पे खास बात हम बता रहा था कि आपको कि कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम इसको। पीपल इलेक्ट प्रेसिडेंट, यानी सेमी प्रेसिडेंटल सिस्टम है जो पीपल किसको इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर को। तो ये बात होती है सेमी प्रेसिडेंटल सिस्टम में, ठीक है। प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू रिमूव प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, जो प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के पास पावर होती है टू रिमूव PM एंड मिनिस्टर्स, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को हटा सकता है। यहाँ पे तो जो प्रेसिडेंट की पावर है वो दिख रही है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट की पावर एक सेरेमनियल टाइप होती है, नॉमिनल हेड होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होती हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन रिमूव बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वही कैसे हटा सकते हैं, तो 2/3 मेजोरिटी से हटा सकते हैं, यानी जितने भी लोग हैं उनकी 2/3 वोटिंग होनी चाहिए, यानी जो टोटल लोग हैं उनमें से 2/3 लोग वोट करें अगेंस्ट PM या उनके मिनिस्टर के खिलाफ, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट, 42, TF 42वें संशोधन के तहत ऑफ 1976 में 42 जो अमेंडमेंट था वो लाया गया था। शिफ्ट ऑल पावर्स, ऑल मेजर पावर्स ऑफ टुवर्ड्स PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारे इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। 42 में जो संशोधन हुआ था, 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उससे क्या किया कि जो सारी पावर थी प्रेसिडेंट की वो शिफ्ट कर दी गई टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक बात बताता हूँ, जो 1976 के पहले क्या हुआ था, इमरजेंसी लगी थी, क्योंकि उस टाइम पे पहले क्या हुआ था कि जो पक्का नहीं था कि अगर प्रेसिडेंट की पावर कितनी है कितनी नहीं है, वो मतलब बहुत बहसबाजी होती थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि इमरजेंसी लगाई गई, ठीक है, संशोधन लाया गया कि जो मेन पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास रहेगी, प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनेशन हेड रहेंगे। इन शॉर्ट में बताऊँ कि अभी हम पढ़ेंगे आगे, उस समझ में आ गया आपको कि प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, कैसे क्यों इमरजेंसी आई गई थी, ऐसा जो 42 अमेंडमेंट आया गया था वो क्यों लाया गया था, ठीक है। बिफोर 1976 कंस्टिट्यूशन, यहाँ पे पढ़ा हमने, बिफोर 1976 constitution it is not mentioned that president has to take advice take aid and advice from council of minister। देखिए आज के
बारे में बात करते हैं, आज के टाइम की बात करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट को बात माननी पड़ती है, प्रेसिडेंट उसकी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, मतलब जो ऐसा बिल पास होता है, मैं बता रहा हूँ, पढ़ेंगे इन सब के बारे में, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, आगे की चीज़ बता रहा हूँ मैं अभी। कि जो बिल होता है, बिल लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। फिर प्रेसिडेंट सिर्फ उसको अप्रूव कर सकते हैं, उसको डिसअप्रूव नहीं कर सकते, मतलब प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। Before 1976 Constitution mentioned that President has to take advice from the Council of Ministers and PM, ठीक है। उनको एडवाइस माननी हो ये जरूरी नहीं था, वो मान सकते थे, नहीं मान सकते थे। लेकिन 1976 कंस्टिट्यूशन के बाद, यानी 42वें संशोधन के बाद, ये निश्चित कर दिया गया कि प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जैसे गृह मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ये सारे मिनिस्टर होते हैं इंपॉर्टेंट वो, ठीक है। प्रेसिडेंट इज फॉर्मल हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हेड ऑफ स्टेट। इम्पोर्टेंट बात, प्रेसिडेंट इज फॉर्मल हेड ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्मल हेड है गवर्नमेंट के फॉर्मल हेड या हेड ऑफ स्टेट। देश का पहला व्यक्ति किसे कहा जाता है, प्रेसिडेंट को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट हैज सम डिस्क्रिशनरी पावर एज प्रेसिडेंट हैज ए राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट मैटर्स एंड डेलिब्रेशन ऑफ ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके बारे में उनको बताया जाए। किसको बताया जाए, प्रेसिडेंट को बताया जाए। ऐसे प्रेसिडेंट टू मुझे बताया जाएगा कि क्या क्या चल रहा है, मतलब कौन किस बात पे लॉ बन रहे हैं, क्या चल रहा है देश में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, इनके बारे में प्रेसिडेंट को मालूम होना चाहिए, ठीक है, उनका ये राइट है। नोट, 2000 रुपये का नोट नहीं, कॉपी वाला नोट। आफ्टर 44th constitution amendment, president can ask to council of minister to reconsider the decision। जो 44th अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें प्रेसिडेंट कैन आस्क टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे बिल हुआ, बिल लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकते, उनको मानना नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि भाई एक और बार सोच लो, एक और बार इस लॉ को देख लो कि ये लॉ सही है या गलत है, ठीक है। लेकिन उनको और ठीक है, उन्होंने प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि भाई एक और बार देख लो, इस लॉ में मुझे कमी लग रही है, फिर वो जो मिनिस्टर्स होंगे, लोकसभा राज्यसभा होगी, वो दोबारा देखेगी कि इसमें क्या कमी है। अगर बिना चेंज करे उन्होंने लोकसभा राज्यसभा ने द्वारा वही बिल दिया प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट के सिर्फ बोल सकते हैं कि एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट। प्रेसिडेंट हैज आल्सो वीटो पावर, इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत, और समझनी पड़ेगी, आपको समझनी चाहिए, और आसानी से समझ में नहीं आती है बच्चों के, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रेसिडेंट आल्सो हैज वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है, रोकने की शक्ति, बाय विच ही कैन विदहोल्ड, रोकना, टू गिव असेंट और टू बिल्स अदर देन मनी बिल्स पास बाय गवर्नमेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास क्या होती है, वीटो पावर होती है। अब वीटो पावर का क्या करेंगे प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के पास बिल आया राज्यसभा और लोकसभा से अप्रूव होने के बाद, ठीक है, बिल आ गया, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि उस बिल को अपनी जेब में रख लेंगे और बाहर में जाए सब, मतलब प्रेसिडेंट उस बिल को अपनी डोर में रख देंगे और आराम से मस्त रहेंगे, ठीक है। उनको कोई भी, मतलब प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है जिसके तहत वो बिल को जितने समय तक वो रखना चाहे अपने पास रख सकते हैं बिना किसी को जवाब दिए, ठीक है। मतलब सोच सकते हैं वो कि मैं सोचूंगा भी कि इस बिल को अप्रूव दूंगा या दोनों, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है, वीटो पावर समझ में आ गया आपको। तो एक और बात बताता हूँ मैं आपको, देखिए, एक और बार लास्ट बार बिल हुआ, बिल लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट या तो दोबारा रिकन्सिडर के लिए भेज सकते हैं कि एक और बार सोच लो, ठीक है। अगर उन्होंने भेज दिया रिकन्सिडर के लिए,
द्वारा सोचने के लिए, ठीक है। और लोकसभा राज्यसभा ने कि मतलब सोचा कि इसमें तो सब सही है, उन्होंने द्वारा भेज दिया बिना किसी एडिट किए, उसको बिल को एडिट किए बिना कुछ उसमें चेंज किए, तो वो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, ठीक है, वो बिल को अप्रूव करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने क्या किया, उस बिल को रिकन्सिडर के लिए नहीं भेजा, यानी सोच विचार के लिए दोबारा नहीं भेजा लोकसभा और राज्यसभा के पास, तो क्या करेंगे प्रेसिडेंट, उसको अपनी जेब में रख सकती हैं। मतलब उसके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा सकती प्रेसिडेंट, मतलब बिल को रोक सकते हैं वहीं पे, ठीक है। और लोकसभा राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती है इसमें। और 5 साल बाद तो प्रेसिडेंट हट ही जाएंगे, 5 साल बाद तो वो बिल होगा वो भी हट जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी हट जाएगी। सुन आ रही है? तो प्रेसिडेंट जब तक चाहे उस बिल को अपने पास रख सकते हैं सोच विचार के लिए। कब तक? मैं बोल रहा हूँ कभी तक, मतलब जितना प्रेसिडेंट चाहे उतने टाइम तक जो बिल है वो प्रेसिडेंट रख सकते हैं अपने पास, बिना किसी जवाब दिए लोकसभा राज्यसभा को, ठीक है। समझ में आ गई होगी। देखिए, जो बिल होता है प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है। कैन गिव असेंट, असेंट मतलब द्वारा सोचने विचारने के लिए, सॉरी गिव असेंट मतलब कि उनको अप्रूव कर दिया बिल को, ठीक है, प्रेसिडेंट ने भी, और प्रेसिडेंट ने के अप्रूव करने के बाद जो बिल है वो लॉ बन गया, ठीक है। कैन गिव असेंट यानी लागू कर दिया, या तो उसे असेंट दे सकते हैं बिल को, या रिकन्सिडर के लिए भेज सकते हैं, या विद होल्ड बाई अनलिमिटेड टाइम अपने पास रख सकते हैं, बिना टाइम, मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन अबाउट टाइम लिमिट, ठीक है। दिस दिस गिव प्रेसिडेंट एन इनफॉर्मल पावर टू यूज वीटो इन वेरी इफेक्टिव मैनर। तो ये प्रेसिडेंट को एक पावर दी गई है, इनफॉर्मल पावर यानी इनडायरेक्ट रूप से, टू यूज वीटो इन वेरी इफेक्टिव मैनर। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो वीटो पावर का यूज कर सकते हैं और बिल को अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, वेन नो लीडर हैज़ क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा एंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिशन, देन प्रेसिडेंट यूज हिज डिसीजनरी पावर एंड अपॉइंट पीएम। देखिए, अगर लोकसभा मेजोरिटी है तो मेजोरिटी की सरकार है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है लोकसभा को, उस पार्टी को, वो आप आराम से मेजोरिटी की गवर्नमेंट चलाएगी। लेकिन अगर मेजोरिटी नहीं है और कोलिशन मतलब गठबंधन भी नहीं बन रहा है, कोलिशन भी नहीं बन रहा है, कोलिशन गवर्नमेंट भी नहीं बन रही है, तब क्या करेंगे, तब प्रेसिडेंट आते हैं और क्या करते हैं, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हैं। और डिस्क्रिशनरी मतलब पावर, प्रेसिडेंट ऑफ पावर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डिस्क्रिशनरी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रेसिडेंट की पावर इनफॉर्मल रूप से, ठीक है, मतलब अचानक से आई हुई पावर प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं अपॉइंट पीएम, पीएम को अपॉइंट कर सकते हैं अगर जो लोकसभा का क्लियर मेजोरिटी नहीं है और कोलिशन गवर्नमेंट भी बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये वही प्रेसिडेंट की पावर। जो हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की, इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, ये भी 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। सिमिलर इलेक्शन प्रोसेस बट स्टेटिव लेजिस्लेटिव आर नॉट पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। देखिए, प्रेसिडेंट के लिए तो लोकसभा राज्यसभा भी वोट करते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी वोट करती हैं सारी, ठीक है, मतलब विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा सारे वोट करती हैं, ठीक है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है, जो विधानसभा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर नॉट पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब ये पार्ट नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती? देखिए, प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट कर रहा है, विधानसभा राज्यसभा और लोकसभा जी इलेक्ट कर रही हैं, ये वोट डाल रही हैं, तो कौन बन रहा है, प्रेसिडेंट बन रहा है, ठीक है। अगर ये तीनों ही, अगर लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा ये भी तीनों वोट डालेंगे वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट तो तीनों, जैसे 3 आदमी है, तीनों आदमी के वोट किसी एक इंसान को जा रहे हैं और वही तीनों आदमी किसी दूसरे इंसान को वोट डाल रहे हैं, तो वो दोनों इंसान की पावर सेम होगी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें भी 3 लोगों ने चूज किया है, उन्हें उन्हें मतलब दूसरे आदमी को भी 3 लोगों ने चूज किया है, तो उन्होंने पावर सेम हो जाएंगी। लेकिन हमें क्या करना है कि जो 2 लोग हैं उनकी पावर कम है,
ऊपर नीचे करना है तो ऊपर नीचे कैसे करेंगे कि एक जो 3 लोग वोट दे रहा है उनको एक एक को हटा दो उसमें से, यानी एक आदमी को 3 लोग वोट देंगे और एक आदमी को 2 लोग वोट देंगे। तो एक जो जिसको 3 लोग वोट दे रहे होंगे वो उसके पास ज़्यादा पावर आ जाएंगी, और जो जिसको 2 लोग वोट दे रहे होंगे उसके पास कम पावर आएंगी। ठीक है, तो ये खेल होता है वाइस प्रेसिडेंट में। वाइस प्रेसिडेंट में जो विधानसभा है वोट नहीं करती वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है एज ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, जो लोकसभा है उसका चेयरपर्सन कौन होता है, उसका होता है स्पीकर। स्पीकर, ठीक है। और अभी कौन है स्पीकर, अभी अभी है ओम बिरला। ठीक है, और जो राज्यसभा है उसका चेयरमैन कौन होता है, उसका होता है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, एज स्पीकर लोकसभा। और वैसे ही जो राज्यसभा है उसका कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, he takes over office of president when there is vacancy by reasons of death, resignation, remove etc। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का ऑफिस ले सकता है, या प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट की पोजीशन ले सकता है अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, प्रेसिडेंट की इस्तीफा दे दिया प्रेसिडेंट ने, या प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया गया, कोई भी करार हो, अगर प्रेसिडेंट नहीं है कहीं बाहर गए हैं तो जो वाइस प्रेसिडेंट हुआ वो प्रेसिडेंट की पोजीशन पर आकर काम करेगा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट अंटिल न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। और वाइस प्रेसिडेंट ऐसे ऐसे नहीं कि 5 साल के लिए इलेक्ट हुआ ही, वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हुई 5 साल तक फिर वाइस प्रेसिडेंट चला रहा है, ऐसा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट तब तक काम करेगा तब तक अगला प्रेसिडेंट है वो आ नहीं जाता, मतलब इलेक्ट नहीं हो जाता नया प्रेसिडेंट। और हाँ, न्यू प्रेसिडेंट जो नया प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होगा विद इन 6 मंथ। करंट वाइस प्रेसिडेंट एज सॉरी जो जो प्रेसिडेंट है उसकी डेथ हो गई तो उस टाइम से ही 6 महीने लगा लो, 6 महीने के अंदर अंदर न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, करंट वाइस प्रेसिडेंट इस वेंकैया नायडू। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वेंकैया नायडू है प्रेसिडेंट के। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल मेजोरिटी इन राज्यसभा एंड एग्री बाय लोकसभा। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट किसके, राज्यसभा के हैं, तो राज्यसभा की सिंपल मेजोरिटी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को उठाने के लिए, और लोकसभा उस पर एग्री होनी चाहिए। ठीक है, मतलब लोकसभा से वोटिंग नहीं करवानी, वोटिंग करवानी है सिर्फ राज्यसभा से। और हरियाणा में जवाब कौन देंगे, हरियाणा में जवाब देगी लोकसभा। ठीक है, सुन में आया तक। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल परिषद होता है, उसकी बात कर रहे हैं हम। बिफोर 2003, बिफोर 2003 देयर वॉज वेरी लार्ज साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ड्यू टू मेजोरिटी। देखिए, पहले क्या होता था कि साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत ज़्यादा होता था, 100, 200, 300, 400, 500, 600 ऐसे हो जाता था। क्यों हो जाता था, क्योंकि पहले लालच चलता था, लालच का समय चलता था पहले। उसमें क्या होता था कि किसी पार्टी की मेजोरिटी नहीं बन रही है, ठीक है, तो वो पार्टी क्या बोलेगी, भाई तुम हमारी पार्टी में आ जाओ हम तुम्हें गृह मंत्री बना देंगे, भाई हमारी पार्टी में आ जाओ हम तुम्हें रक्षा मंत्री बना देंगे। ठीक है, ये चलता था पहले। इसलिए क्या होता था, साइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर बढ़ जाते थे, बहुत होते थे। ठीक है, बट 91 अमेंडमेंट इन 2003 में 91 अमेंडमेंट आया। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा में जितने भी लोग हैं उनका 15% की जो साइज है वो होना चाहिए काउंसिल मिनिस्टर्स का। यानी जैसे 545 मेंबर है लोकसभा में, तो उनके 15% निकाल लो, कितने लोग होंगे, 80-100 अप्रॉक्स होंगे, तो 80-100 लोग होना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज 80 होना चाहिए। ठीक है, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिपेंड करता है नंबर ऑफ पीपल ऑफ हाउस पे, यानी लोकसभा की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। लोकसभा की 15% जो है टोटल पॉपुलेशन उसका होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पावर ऑफ पीएम की।
Death or resignation of PM automatically bring about dissolution of Council of Ministers. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अस्तित्व तब तक है जब तक प्राइम मिनिस्टर है। यदि प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या प्राइम मिनिस्टर रेसिग्नेशन करते हैं, मतलब इस्तीफा दे देते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी अपने आप इस्तीफा हो जाएगा और उनका भी पद साफ हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक प्राइम मिनिस्टर है तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ही तो उन्हें चूज किया था काउंसिल मिनिस्टर को। ठीक है, इसी वजह से पंडित नेहरू सेड दैट पीएम इज द लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट। लिंचपिन में क्या होता था, इम्पोर्टेंट पार्ट। पंडित नेहरू ने कहा था एक बार कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या होते हैं, लिंचपिन होता है गवर्नमेंट का, यानी इम्पोर्टेंट पार्ट। इम्पोर्टेंट किसने कहा था, पंडित नेहरू सेड दैट पीएम इज द लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीएम डिपेंड ऑन कोलिस गवर्नमेंट और सिंगल मेजोरिटी डोमिनेंस। देखो, जो प्राइम मिनिस्टर की पावर होती है वो वेरी करती है। अगर मेजोरिटी की गवर्नमेंट है तो मजे मजे हैं, अपने आप से मतलब अच्छी तरह डिसीजन ले पाएंगे वो। लेकिन अगर कोलिशन गवर्नमेंट है, गठबंधन की सरकार है, तो जो मेजोरिटी में जो कोलिशन में जो गवर्नमेंट आई अपने साथ उसके साथ, तो उसी में सलाह लेनी पड़ेगी। तो इसलिए जो वैल्यू होती है प्राइम मिनिस्टर की वो मेजोरिटी में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं गवर्नर की। गवर्नमेंट इज इन द स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नर की बात करते हैं। गवर्नर इन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है किसकी एडवाइस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पे। ठीक है, एक मीनिंग यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, गवर्नर हैज़ मोर डिस्क्रिशनरी पावर देन प्रेसिडेंट, यानी जो गवर्नर होता है उनके पास ज़्यादा पावर होती है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, इफ स्टेट गवर्नमेंट फेल टू टेक डिसीजन ऑन मैटर्स देन गवर्नर टेक डिसीजन। यदि स्टेट को समझ में नहीं आ रहा है, मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, इस मसले को कैसे निपटें, तो उस कंडीशन में गवर्नर जो होता है वो टेक डिसीजन, जो गवर्नर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, एंड दिस इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। प्रेसिडेंट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन में वाली पावर मेंशन नहीं है। प्रेसिडेंट की पावर तब आएगी तब कोलिशन गवर्नमेंट ना हो, मेजोरिटी की पावर होगी तो प्रेसिडेंट को पूछेगा नहीं, उसे नॉमिनेशन हेड है। लेकिन इसमें इसको पढ़कर क्या समझ सकती है कि जो गवर्नमेंट होता है वो प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं परमानेंट, लास्ट टॉपिक की, परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। सिविल सर्वेंट कौन आते हैं इसमें, सिविल सर्वेंट यानी IAS वगैरह। ठीक है, ट्रेंड एंड स्किल्ड ऑफिसर हु आर असाइन्ड टास्क ऑफ असिस्टिंग द मिनिस्टर्स इन फॉर्मेटिंग पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन दिस पॉलिसीज। जो ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिसी आती है गवर्नमेंट की, उनको लागू करवाते हैं ऑन द ग्राउंड लेवल, यानी छोटे स्तर पर उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और जैसे UPSC हो गया, एंड स्टेट पब्लिक सर्वे, स्टेट PCS, UPSC जैसे एग्जाम, स्टेट PCS जैसे एग्जाम, उन लोगों को रिक्रूट करते हैं, यानी भर्ती निकालते हैं इनकी, सिविल सर्वेंट की। तो ये था यहाँ पे हमारा चैप्टर, और यहाँ पे हमारा चैप्टर एग्जीक्यूटिव खत्म होता है। सो थैंक यू। ठीक है, सक्सेस इज नॉट फाइनल, एक मिनट, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। ये हमारे फ्लैट क्लास की कोट है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, हम लाएंगे अगला चैप्टर। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए।